अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर कमर के साथ और हम यहाँ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हैं। डॉक्टर कमर जो हैं वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को जो यूरोप में एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं पाकिस्तान से। फेसबुक पर इनका पेज पाक यूरो लिंक्स के नाम से है, जो आप फॉलो भी कर सकते हैं और उसका लिंक मैं जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आज हम डॉक्टर कमर से बातचीत करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो यूरोप आना चाहते हैं और जो ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, किस तरह से वो यहाँ आ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अहम हैं और कौन सी बातें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए और यहाँ आकर फिर कौन सी मुश्किलात हैं जिनका स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ता है। इन सब पर बातचीत होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया उसामा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं आगाज़ इस सवाल से करना चाहूँगा कि जो इस टाइम पाकिस्तान में कशमकश हो चुकी हुई है, जो सिचुएशन बन गई है, ऐसा नज़र आता है कि हर कोई जो है वो पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है। तो आपकी तो कंसल्टेंसी भी आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करते हैं, ये सारी कंसल्टेंसी। ये बताएं कि कितना रश है स्टूडेंट्स का जो आपके पास आता है या इन जनरल जो कंसल्टेंट्स के पास जा रहा है, कि मतलब कितना, और ये ओवर द पीरियड कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी उसामा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तकरीबन 1 साल से ये काम कंसल्टेंसी और स्टूडेंट्स को, मतलब उससे पहले स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। ज़ाहिर है, जब से भी मैं यहाँ पे यूरोप में ऑस्ट्रिया में आया हुआ 10 साल से, तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मैं वहाँ पे पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच था, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच था। तो बेसिकली नेचुरली मेरा एक लिंक इस तरह से बनता था कि पाकिस्तान से लोग मुझे इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल मतलब शुरू से ही कर रहे हैं, तो लोगों को मैं गाइड करता था। लेकिन ये जब थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको मैंने शुरू किया है लास्ट ईयर, तो आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि इस किस्म का रिस्पांस है पाकिस्तान में, इतने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं यूरोप या बाकी दुनिया में जाने के लिए। इवन कोई एक पोस्ट या एक वीडियो जब मैं फेसबुक पे करता हूँ पोस्ट, तो इट्स नॉट ओनली स्टूडेंट्स के जो मतलब BS जिन्होंने किया हुआ है या मैट्रिक FSC की हुई है, मतलब पहले तो ये है कि मैट्रिक वाले भी कर देते हैं, मतलब मैसेज कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है तो अब आप बता दें कि मैंने यूरोप में कैसे आना। सही सही। इवन मैट्रिक तो चलो फिर भी तालीम है, मतलब बहुत सारे मैसेज इस तरह के लोगों के भी आते हैं जो कहते हैं जी कि मैं मतलब तालीम शलीम मेरी कोई नहीं है, बस पहुँचा दें, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने यूरोप में आना है और मुझे किसी तरह से ना प्लेस करें वहाँ पे, कोई वर्क परमिट ले दें, जो मतलब हर किस्म के तबका। जो बंदा भी पाकिस्तान में वो पोस्ट देखता है वो एक दफ़ा मैसेज ज़रूर करता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। मतलब जिसने ऑलरेडी PhD की हुई है पाकिस्तान में और उससे लेके जो वहाँ पे कोई ड्राइवर है या कोई आम सादा काम कर रहा है, सारे लोग ही कांटेक्ट करते हैं और ये पूछते हैं जी मुझे बताएं मेरा क्या तरीका हो सकता है पाकिस्तान से बाहर जाने का। तो ये तो ज़ाहिर नेचुरल सी बात है, पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, इसमें तो खैर अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स ही का मुझे लगता है कि तबका जो आपसे भी कांटेक्ट करता होगा और आप भी उन स्टूडेंट्स को ही टारगेट भी कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेट से मैट्रिक या FSC की है पाकिस्तान में या O लेवल्स A लेवल्स किया है और वो बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं यूरोप साइड, उनके लिए कितना आसान या मुश्किल है कंपेयर टू जो मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जो बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं वो कंपेयर टू मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी मुश्किल है। ठीक हो गया। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि मोस्टली जो यूरोपियन ये कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली वगैरह, यहाँ पे मास्टर्स लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ ने सबसे पहले इंग्लिश में प्रोग्राम शुरू किए हैं, क्योंकि मेन चीज़ जो फ़र्क है ना वो लैंग्वेज बैरियर है। क्योंकि आपको पता है इटली में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी, इन सारे कंट्रीज़ में इनकी मेन जो डिग्रीज़ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो इनकी एजुकेशन है स्टार्टिंग फ्राम द प्राइमरी लेवल एजुकेशन, वो सारी इनकी अपनी लैंग्वेज में हो रही होती है। फिर ये किसी एक चंक को जाके शुरू करते हैं इंग्लिश में प्रोग्राम्स। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम इस वक्त ऑफर हो रहे हैं ना यूरोप में इंग्लिश में, वो मास्टर्स में है। तो नेचुरली जो मास्टर्स के एप्लीकेंट हैं उनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं, यूरोप के सारे कंट्रीज़ में ही ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ठीक। बैचलर्स में हर यूनिवर्सिटी में, हर कंट्री में लिमिटेड कोर्सेज हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल। मतलब जर्मन में तो ज़ाहिर हर जगह भी, फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो जर्मन में तो हर डिग्री हो रही है, लेकिन इंग्लिश में जो बैचलर्स की डिग्रीज हैं बड़ी लिमिटेड हैं। तो उस वजह से जो बैचलर्स के कैंडिडेट हैं वो ज़ाहिर है वो लिमिटेड डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा है। और दूसरा ये मसला आता है जो ख़ासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में लोग इंग्लिश में थोड़ा सा डेफिशिएंट भी होते हैं और वो आइल्स वगैरह करना भी नहीं चाहते। उनको पता होता है कि एक तो कॉस्ट आती है, दूसरी जगह करेंगे तो इतना अच्छा स्कोर भी नहीं आना उसमें। तो वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आइल्स के बगैर किसी तरह से जाया जाए। अब जब मास्टर्स के लेवल पे आप अप्लाई करते हैं ना, तो
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने चूँकि बैचलर्स किया हुआ ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी से, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जो आपने पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अंडरस्टैंड करती हैं कि इसकी इस लेवल की इंग्लिश होगी, तो उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है एक, समझ लें यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे अवार्ड कर देती है कि जी हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। तो वो लेटर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे चल जाता है, बट एट मास्टर्स लेवल। अब बैचलर्स के लिए चूँकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो आप पढ़े नहीं हुए, आज सिर्फ आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है या कॉलेज में पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को, तो बैचलर्स के लिए जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है मोस्टली। तो इसलिए भी मुश्किल हो जाता है बैचलर्स में। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि चूँकि आपने बताया कि लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स में, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आ जाते हैं। बिल्कुल। ये बताएं कि वीज़ा जो होता है जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसमें भी कोई फ़र्क देखने में नज़र आता है कि बैचलर्स का वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा है या मास्टर में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, या उसमें कोई फ़र्क नहीं है? अगर एडमिशन हो गया एक स्टूडेंट का तो वीज़े में कोई मुश्किल पेश आती है या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो वीज़ा के हवाले से है ना, ये तो सारी एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये मैसेज करते हैं, ये पूछते हैं कि जी ये वीज़ा रेशो क्या है। बिल्कुल। अच्छा, अब वीज़ा रेशो किसी कंट्री की कोई नहीं होती, वीज़ा रेशो इसलिए होती है अब एक बंदे के डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं हैं। सही। तो वो तो इनकी नज़र में तो वो जेन्युइन एप्लीकेंट ही नहीं है ना। अब अगर इन्होंने कहा है कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए, आपकी एज जो है वो मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए और आपके पास जो है इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, लैंग्वेज का आपका ये लेवल होना चाहिए, अगर ये चीज़ें मांगी हुई हैं और वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपरली और वो सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बाद तो रेशो का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद आपका वीज़ा ही लगना है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है यूएसए के लिए भी अप्लाई करेंगे तो यही है। उसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मर्जी है जी, वो मतलब बांट रहे हैं या तो दे देंगे जैसे आप मांगने वालों को, कभी आप पैसे दे देते हैं कभी नहीं, इस तरह की बातें पाकिस्तान में होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका केस ही जेन्युइन नहीं होता, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए हुए हैं और कुछ चीज़ों का विशफुली आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो एम्बेसी तो सारा दिन हज़ारों एप्लीकेशंस को डील कर रही होती है, तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कौन से जो है ना वो जेन्युइन एप्लीकेंट नहीं है। सही। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जब आपका बैचलर्स लेवल पे भी अगर एडमिशन हो जाए और आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं जो कि लिखी हुई हैं और आप उसके साथ अप्लाई करें, तो थोड़ा बहुत कंट्रीज़ का आपस में फ़र्क है, बट इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर जेन्युइन केस हो तो किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे वीज़ा लग जाएगा। सही। अच्छा, अब इसमें ये बताएं कि यूरोप की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, साउथ में इटली है, स्पेन है, पोर्चुगल है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी, मतलब बेतहाशा कंट्रीज़ हैं। अब जो स्टूडेंट एक पाकिस्तान में है, बैचलर लेट से उसने कर लिया किसी भी फील्ड में, अब कैसे जो है वो डिसाइड करें? पाकिस्तान में बैठे तो ये होता है कि यार यूरोप है, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो पता चलता है कि यार इटली में और मसले मसाइल हैं, आप स्पेन चले जाएं और मसले मसाइल हैं। स्टूडेंट्स को आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या रिकमेंड करेंगे कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिनको टारगेट करें, या फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला है कि ख़ास तौर पर जो यूरोप में अप्लाई करते हैं उनका मसला है उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड्स नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा फ़ंड्स होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। सही। वो सबसे पहले कनाडा को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को देखते हैं, या फिर यूके की तरफ जाते हैं। जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है अफोर्ड जो करते, वो ये समझते हैं कि यूरोप में जो कि ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है या कम फीस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस तरफ वो इसीलिए कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ये बड़ा सिंपल है डिसाइड करने के लिए कि आपने कहाँ जाना है। तो ज़ाहिर है जब आप पैसों की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया में नहीं जा रहे, तो फिर यहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे कम फीस है या फ्री एजुकेशन है, आप वहाँ पे अप्लाई करें। अब स्कैंडिनेविया में फॉर एग्जांपल, यानी फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में फीस उन्होंने अब रख दी है। ठीक हो गया। तो अब नेचुरली वो तो डिस्कार्ड होगी ना ऑप्शन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। पहले वहाँ पे फीस नहीं थी, तो अब उन्होंने, क्योंकि उनका अपना एक उसमें विजन है कि एजुकेशन के हवाले से, तो अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आपने सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए ये कि सबसे पहले वो ये सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे कि कहाँ पे कितनी फ़ीस है। ये सबसे बड़ा मसला है कि लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और ना सिर्फ ये कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि उनके पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती है और जिसके ऊपर वो बड़े रिजिड होते हैं, स्टिक होते हैं। और अक्सर लोग जो मुझे मैसेज करते हैं या कॉन्टेक्ट करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कुछ चीज़ें बजाय मुझसे पूछने के मुझे बता रहे होते हैं। सही। तो वो बता रहे होते हैं कि जी ये तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, वहाँ तो ये नहीं होता, वहाँ तो आइल्स के बगैर ये नहीं होता, मतलब वो चीज़ें बता रहे होते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं से वो सुनी होती हैं और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। आखिर मैं ये जनरली भी अपने लेक्चर्स के अंदर ये मशवरा लोगों को देता हूँ कि इंसान झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन वाले एलिमेंट को हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है और जिसकी वजह से गलत फैसले होते हैं।
अगर आप को ये समझ आ जाए ना कि लोग झूठ कितना बोलते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन कितनी है आपकी सराउंडिंग्स में, बिल्कुल, तो उस एलिमेंट को अगर आप काउंट करें हमेशा अपने फैसले के अंदर, तो शायद फैसले बेहतर हों। तो पहले तो सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि कहाँ पे कितनी फ़ीस है, और ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको खुद जेन्युइनली आपको मेरा ख्याल है कि सर्च करें गूगल पे और सही सोर्सेज तक पहुँचें तो आपको पता चल जाता है। और बीच में ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि फ़ेक है। ठीक हो गया। हज़ारों वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फेक हैं और उनके पीछे फ्रॉडुलेंट लोग हैं और वो उन्होंने अपनी रखा होता है। जैसे आजकल पाकिस्तान में कनाडा के वीज़े बांट रहा है, कोई बैठा न्यूजीलैंड के वीज़े बांट रहा है, ऐसे तो वो सारी फेक है। उससे निकल के अपनी एक स्टेप आगे जेन्युइन चीज़ों पे जाना। और जेन्युइन चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया के लिए अगर आपने इन्फॉर्मेशन सीख करनी है तो आपको लिखना चाहिए स्टडी इन ऑस्ट्रिया। जब आप लिखते हैं गूगल पे तो वो उस वेबसाइट पे जाएं जो कि ऑस्ट्रिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। बिल्कुल। तो हर यूरोप में तकरीबन हर कंट्री की स्टडी इन और कंट्री के नाम के साथ जो है ना वेबसाइट है। जैसे स्टडी इन ऑस्ट्रिया.at आप लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरह स्टडी इन फॉर एग्जांपल फिनलैंड लिखेंगे, स्टडी इन एस्टोनिया सही डॉट उनका अपना जो है कंट्री कोड होगा। तो ये तकरीबन हर जगह पे ऐसे कॉमन है और ऑफिशियल वेबसाइट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। आपको हर एक लिंक पे आप जाएंगे तो उसका हर चीज़ मिल जाएगी कि फ़ीस कितनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सही। तो फैसला करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये देखें कि कहाँ पे फ़ीस कम है या फ्री एजुकेशन है। बट सेकेंडली फिर ये है कि रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे ज़्यादा सख्त हैं। जैसे अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी को कंपेयर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑस्ट्रिया में फ़ीस है 750 यूरो पूरे ऑस्ट्रिया में पर सेमेस्टर 750 यूरो फीस है अक्रॉस द बोर्ड। बैचलर्स में भी, मास्टर्स में भी, पीएचडी में सेम फीस इन्होंने रखी हुई है। जर्मनी में मोस्टली फ़ीस नहीं है, ज़ीरो ट्यूशन फीस है, थोड़ी बहुत शुरू में एप्लीकेशन फ़ीस होती है। लेकिन जर्मनी के केस में अब स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आपको जर्मनी के केस में ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जर्मनी की जो एम्बेसी है वो विदाउट इवन यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिशन दे भी दे तो जर्मनी की एम्बेसी जस्ट लाइक इटली एज वेल, वो एम्बेसी आपको आइल्स के बगैर वीज़ा नहीं देती। ओके। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि अगर आइल्स के बगैर आप परसू कर रहे हैं तो आपका रिजेक्शन होगी। ओके। तो इसलिए ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सारे आपने देखने हैं और फिर आपने डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे आपको जाना चाहिए। बाकी यूरोप के कंट्रीज मोर और लेस एक जैसे ही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एक जैसे ही हैं। ये जो जितने भी शेंगन स्टेट्स हैं ये सारी तकरीबन एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर रही हैं आपको, और आप यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यू आर इक्वली सक्सेसफुल कहीं भी किसी भी कंट्री में। तो क्वेश्चन ये है कि आ कहाँ पे सकते हैं। सही। मेन चीज़ ये है जहाँ पे वहाँ पे फॉलो करें जहाँ पे आप जेन्युइनली जा भी सकते हैं आप। ओके। मतलब अगर आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं बट अब ये चीज़ देख नहीं रहे कि क्या मैं सक्सेसफुली इसको प्रोसेस को कंप्लीट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस कंट्री के लिए। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अब मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसने प्रोसेस किया है, पाकिस्तान में वीज़ा लग गया, वो यहाँ आ गया है। चूँकि पहली दफ़ा पाकिस्तान से वो आते हैं यूरोप में, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, कुछ खौफ भी होता है, कुछ होता है कि यार जॉब कैसी मिलेगी, पार्ट टाइम वर्क होता है, कैश ऑन हैंड मिलता है, ये सारी क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आना चाह रहे हैं या जिनका वीज़ा लग रहा है या प्रोसेस में है, उनको मेंटल एक प्रिपरेशन चाहिए होती है कि वो एक बिल्कुल नई जगह जा रहे हैं, फैमिली से दूर, सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कौन सी अहम चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको अपने जहन में रखनी चाहिए? कुछ मिसकंसेप्शंस आप समझते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें उनको पहले से तैयारी होनी चाहिए ताकि यहाँ आके वो स्मूथली इंटीग्रेट कर सकें? बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं यूरोप के हवाले से। जैसे कि वो ये समझते हैं कि यूरोप में जब लैंड करेंगे ना तो इट्स ऑब्वियसली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो आपके लिए ना हर चीज़ जो है वो ओपनली अवेलेबल है, जॉब्स भी फ़ौरन मिल जाएंगी और आप जो है ना स्टडी भी बड़ी स्मूथली हो रही होगी। अब मसला ये है कि इंसान जब सोच रहा होता है ना तो वो तो सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करने पे आते हैं तो मैं अक्सर ये जब मैंने ये काम किया ना तो मेरा हमेशा मशवरा लोगों को ये होता है कि आप प्रॉपर आइल्स वगैरह करें और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इधर अप्लाई करें। तो स्टूडेंट कहते हैं जी आइल्स पे टाइम लगेगा, तो उसकी बजाय ना ऐसी जगह पे हमें भेज दें जहाँ आइल्स के बगैर जा सकते हैं। तो मेरा ये आगे से क्वेश्चन होता है कि अब देखें, अगर आपने दुनिया में जहाँ भी जाना है, आप ये घर से सोच के जा रहे हैं कि मैंने वहाँ पे 18 घंटे काम करना है। घर से जब प्लान कर रहे होते हैं ना तो वो मल्टीप्लाई करने, जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना कि महीने के कितने पैसे कमाएंगे, तो आप उनको बताएंगे ना जी 8 घंटे काम करेंगे तो पर आवर आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो कहते नहीं 8 नहीं, मैंने तो 18 घंटे काम करना, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दें इसको। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि यहाँ तो आप 3 महीने आइल्स की तैयारी नहीं करने के लिए तैयार, तो वहाँ आप पूरी ज़िंदगी के लिए 18 घंटे काम करने, यानी विशफुल थिंकिंग होती है लोगों की, उनको लग रहा होता है। बट आई मीन
ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है। दूसरी दुनिया में जाना, दूसरे कंट्रीज़ में लैंग्वेज का बैरियर है, फिर आपने ज़ाहिर हर चीज़ खुद करनी है, खुद कमाना है, खुद अपने आप को सपोर्ट करना है, तो ये इट्स ईजियर सेड देन डन। तो पहली बात तो यह है कि मेंटली आप अपनी स्ट्रगल के लिए जो है ना वो प्रिपेयर रहें और रियलिस्टिक रहें, और रियलिस्टिक रहें। स्ट्रगल बहुत बड़ी है और उसके लिए आपने ज़ाहिर यहाँ पे आना है। ये कोई इंजॉयमेंट ये बाद में है, पहले ये स्ट्रगल है। और दूसरा ये है कि जो प्रैक्टिकली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूरोप में जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को लैंग्वेज की। ओके, तो आप जिस कंट्री के लिए जा रहे हैं, आप अगर पाकिस्तान में बैठ के कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लैंग्वेज को आप प्रिपेयर करें। आपके पास बहुत टाइम होता है जब तक आप यहाँ पे आ नहीं जाते। पाकिस्तान में तो वेले होते हैं ना लोग, पाकिस्तान में सारा दिन बैठे वो व्हाट्सएप के ग्रुपों में इन्फॉर्मेशन ही ले रहे होते हैं कि कैसे, और इतनी जल्दी होती है कि किसी तरह बस हम पहुँच जाएँ, लेकिन उस टाइम को पॉजिटिवली स्पेंड नहीं करते जो कि फ्री गुजार रहे होते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि स्टूडेंट्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल जर्मनी के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए या जर्मन स्पीकिंग किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जर्मन लैंग्वेज को वहाँ पे सीखना शुरू कर दें। इसीलिए अगर आप इटली के लिए अप्लाई करें तो इटालियन सीखना शुरू कर दें। सही, क्योंकि आप इटली के हवाले से बता सकते हैं कि इटली में भी अगर आपने इंटीग्रेट करना है, अगर आपने लोगों को प्रॉपर कंपनीज में जॉब्स करनी है, तो लोकल लैंग्वेज जो है ना वो तो जितनी जल्दी आपको अगर आ रही है तो उतना आसान हो जाती है। और अब तो ये है कि यूट्यूब पे बेताशा ऑनलाइन इतना मटेरियल है, अगर आप विलिंग हैं करने के लिए तो देयर इज़ नो वे कि आप जो है वो नहीं सीख सकते। मेन चीज़ ये है ना कि जब आप ये समझ लें कि क्या रिक्वायर्ड है, और मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब बस आपने यूरोप में लैंड करना है। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर ये पता चल जाए कि ये स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लैंग्वेज सीखें। जितनी भी थोड़ी बहुत भी सीख लेंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है जब आप आते हैं तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आप जाते ही वहाँ पे जनाब काम शुरू कर देंगे। अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से जब आप आएँ तो जब आप उसको काउंट करते हैं कि कितने पैसे मेरे टोटल प्रोसेस में लगने हैं, तो थोड़े से पैसे इस चीज़ के लिए भी रखें कि शुरू में वहाँ पे कुछ अरसा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसके दौरान आपको थोड़ी सपोर्ट के लिए ना आपके पास पैसे होने चाहिए, या पीछे से पाकिस्तान से आपको सपोर्ट कर सकता हो। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं और काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ।